पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और इस बात का धन्यवाद कि पूरे 11 बजे आप सब लोग यहाँ पर पहुँचे। 11 बजे का समय था और आज आपका व्यस्त कार्यक्रम है, उसमें आपने मुझे समय दिया। आज क्योंकि हमारे पार्लियामेंट में बजट सेशन चल रहा है, उसके बीच में 6 और 7 का आपके बीच में आकर बजट से संबंधित कुछ चर्चा आपसे करनी थी। बाकी जो बातचीत आप करेंगे। इस बार का जो बजट है आजादी के बाद का सबसे अलग बजट है, अभूतपूर्व बजट है और जिसको कहते हैं साहसिक बजट है। इससे पहले बजट कभी भी बनते थे तो लोक लुभावन, उसमें इनकम का ध्यान रखा नहीं जाता था, रिसीप्ट्स कितनी आ रही हैं उसका ध्यान रखा जाता था, उसी के आधार पे खर्चा किया जाता था। लेकिन ये पहला बजट है जिसके अंदर ऐसी परिस्थितियों में, आप हम सब जानते हैं कि पिछले 1 वर्ष से पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही है, कितने ही देशों की इकोनॉमी फेल होगी, लेकिन हम सैल्यूट करते हैं अपने इस देश के नेतृत्व को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को। इस संकट काल में भी इकोनॉमी को जबरदस्त तरीके से संभाल के रखा और इस बजट के अंदर कोई नया कर नहीं लगाया। नहीं तो सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि कोविड को लेकर कोई लगेगा या किसी तरह के और टैक्सेस लगेंगे, कोई नया टैक्स नहीं लगा। और पहली बार ये ऐसा है कि कर्जा लेकर, हम कर्जा लेकर भी खर्च कर रहे हैं ताकि इकोनॉमी को बूस्ट मिले और जो हमारी आधारभूत संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बल मिले और एम्प्लॉयमेंट के अवसर अधिक से अधिक उत्पन्न हो। हेल्थ सर्विसेज पर मैं समझता हूं कि 10-20% हर बार बढ़ाया जाता था बजट का एलोकेशन। इस बार पिछली बार से 2.5 गुना ज्यादा, जिसको कहते हैं कि 137% तक का मैक्सिमम बजट ये बढ़ाया गया। और रेल पर, सड़क हुआ, उस दिन आप देखिए कि सेंसेक्स में लगातार एक जबरदस्त उछाल आया, जबकि लगातार ये सेंसेक्स डाउन जा रहा था, इकोनॉमी डाउन जा रही थी। तो एक ये नए युग की शुरुआत हुई है और मैं कहूँगा कि ये साहसिक बजट है। सिर्फ वाहवाही लूटने के चक्कर में जिस तरह के बजट आते थे, उन बजटों को विराम लगा और एक नए युग की शुरुआत हुई है। तो क्या कहना चाहेंगे सर, आज किसान चक्का जाम कर रहे हैं, तो अभी 12 बजे किसानों से में जो चेंज चाहते हो, ये पेपर मैं आपके हाथ में देता हूं कि आप इस पे लिख दीजिए, हम इसके अंदर ये चेंज चाहते हैं, वो चेंज हम करने को तैयार हैं। बार बार बोला जा रहा था कि एमएसपी बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मंडियां बंद हो जाएंगी। मैं कहता हूं कि इस बजट के अंदर ही वो देख लें, उनको जवाब मिल गया कि पिछली बार जितना पैसा धान की खरीद और गेहूं की खरीद के लिए पैसा एलोकेट किया गया था, इस बार उसमें लगभग 25-30 हजार करोड़ का इजाफा करके धान में भी और गेहूं की खरीद में बढ़ाया गया उसका, ताकि रेट भी ज्यादा मिलेगा एमएसपी और फसल भी ज्यादा किसानों से खरीदी जाएगी। ये सीधा सीधा इस बजट के अंदर एलोकेशन से ही पता लग जाता है। और जो ये लोग भ्रम फैला रहे हैं वो एक्चुअल में किसानों का कंधा यूज कर रहे हैं ताकि अगली राजनीति को देखकर, क्योंकि जितने लोग आज मोदी जी ने इस देश को इतना ताकतवर बना दिया, कितने आप देखिए आज हमारी सेना इतनी मजबूत हो गई है और इतना आज इस बार रक्षा बजट भी और बढ़ाया गया ताकि हमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, चाहे वो लड़ाकू विमान है, चाहे वो बुलेट प्रूफ जैकेटें हैं, चाहे हमारे जवानों की सुरक्षा हो पाए तो उनको नुकसान ना हो, जान माल की हानि ना हो, इतनी ज़्यादा चिंता करके बॉर्डर एरियाज को, मैं अभी जम्मू कश्मीर में होके आया हूँ, हर घर के अंदर बंकर बना दिया है जितने बॉर्डर एरिया के अंदर थे। इतना ज़्यादा चिंता माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश की कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट प्रधानमंत्री, बेस्ट नेता पूरी दुनिया के अंदर उनको माना गया है। तो मैं चाहता हूं कि किसान मेरे भाई हैं और वो अच्छे हैं, वो कभी इस देश का बुरा सोच ही नहीं सकते, इस देश का नुकसान हो जाए ऐसा सोच ही नहीं सकते। मैं समझता हूं कि वो देशभक्त कौम है, हमारे किसान भाई हैं, तो सारी चीज़ को अच्छे से समझ के तो जो वो अमेंडमेंट्स चाहते हैं वो हर चीज के ऊपर तैयार है। पाटिल जी, सर्वदलीय बैठक हुई, सरकार कह रही है संशोधन करेंगे, लेकिन किसान ये कहते हैं कि बिल वापसी तो घर वापसी।
तो एक बात सुनिए, ये भी पीछे बात हुई, किसानों की ये बात भी मान ली, उन्होंने कहा जी आप इसको 1.5 साल तक के लिए, जो बात मानी जाती है वो सब लोगों के सामने आती है, उसके बाद भी जस का तस वो स्थिति आ जाती है। तो हर चीज मानने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा भाई आप 1.5 साल के लिए इसके लिए रोक लगा देते हैं, वो भी मानने के लिए तैयार हो गए। अगर आप किसी कानून की इंप्लीमेंट ही नहीं करते तो कानून तो रुक ही गया ना। सांसद बोले इस किसान आंदोलन के चलते क्या जो बीजेपी नेता है वो डर के साए में, क्योंकि किसी भी बीजेपी नेता की झंडी उतार दी जाती है सड़क पर? नहीं, डर के साए में तो बिल्कुल भी नहीं है। और मैं जहाँ तक अपनी बात कह सकता हूँ, और आप सब लोग जानते ही हो, मैं तो बिल्कुल ऐसे फ्री माइंड ही घूमता हूँ, और आपने देखा है कहाँ मैं मेरी समझ देखिए, और मैं तो बिल्कुल वो करता हूँ। दूसरी बात, डर का साया नहीं है। एक बात, मेरा भाई है और वो उसने जिद बांध ली, भाई मैं नहीं मैंने गुस्सा कर दिया, तो मैं उस घड़ी को टालता हूँ। कोई डरता नहीं है, कोई सरकार कभी डरती नहीं। सरकार कौन है? इन किसान भाइयों से मिलकर ही सरकार है, जितने पुलिस कर्मचारी हैं, जवान हैं, उनसे मिलकर ही सरकार है। हम सब लोग पत्रकार बंधु जितने हम सबसे मिल गए आपस में। अगर जैसे घर में भी झगड़ा हो जाए, मियाँ बीवी का आपस में झगड़ा, तो एक गुस्से में हो तो दूसरा शांत रह जाता है, तो ये उस तरह का शांत है, इसको आप डर। सर, एक सर्वदलीय बैठक हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और उसपे उन्होंने बाहर आकर कहा कि वे एक कॉल किसानों से दूर हैं। पीएम मोदी ने ये भाषण दिया, लेकिन अगले ही दिन जो है तीनों बॉर्डर्स पर कीले गाड़ दी गई, कंक्रीट के वॉल बना दिए गए। तो किसान नेताओं ने सवाल पूछा कि वो कोई आतंकवादी नहीं है जो इतने तगड़े इंतजाम वहां पर कर दिए गए। नहीं, ये इसमें मेरी बात सुनो, वो प्रधानमंत्री जी की बात के साथ आप उन कीलों को ना जोड़ो। प्रधानमंत्री जी ने तो आज भी वो निरंतर टच में है, किसानों के टच में है। और मैं समझता हूँ किसान संगठनों भी, और विशेष रूप से टिकैत जी ने बोला भी सही कि हम प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हैं और प्रधानमंत्री जी की बात खाली नहीं जाएगी। मैं समझता हूँ, मैं बहुत आशावादी हूँ। मुझे लगता है कि ये कुछ दिन का रूठना है और ये 100% सारी समस्या का सल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि किसान भाई समझ रहे हैं कि इससे असुविधा आम समाज को भी हो रही है। अभी आज सुबह ही किसी की हॉस्पिटल से छुट्टी हुई है, दिल्ली मैक्स से, उनको आने के लिए ही मन में प्रेशर, उन्होंने पानीपत में आना है। तो एक वो किसान भाई भी सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जल्दी ही समस्या का हल हो जाएगा। सिर्फ मैं एक विपक्ष से कहूँगा कि वो अपनी राजनीति चुनाव के समय में कर लें। जब इलेक्शन आएगा, मैं इस बात का जवाब दूं, जब इलेक्शन आएगा उस वक्त आप हमारे खिलाफ वोट मांग लेना, हमें वोट ना डालने देना, वो काम वो कर लेना। लेकिन आज के समय में अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, मैं सरकार में हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं कोई गलत फैसला करता हूँ, मैं किसी से गलत व्यवहार करता हूँ, गलत कानून पास करता हूँ, तो एंड रिजल्ट तो वोट में ही आएगा ना अगली बार। कोई भी राजनीतिक दल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, हम अपना नुकसान क्यों करने वाले हैं? हम कहते हैं कि हमारे कहने से आप इन कानूनों को लागू होने दो और किसान की आय डबल होने दो, इस चीज से डरते हैं। और दूसरी बात, विरोधी यहाँ पे आके किसानों के बीच में कहते हैं कि ये गलत कानून है। अभी कल माननीय कृषि मंत्री जी ने पार्लियामेंट राज्यसभा के अंदर बोला है कि 2007 में खुद भूपेंद्र हुड्डा जी ने इस कानून को लागू करवाया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसमें तो किसान को सजा तक का और 5 लाख जुर्माने का प्रावधान था। केंद्र ने तो वो वापस कर दिया। एपीएमसी का कानून कहते हैं गलत है, बाहर एपीएमसी के बाहर, अरे किसान का घर ही मंडी है, किसान की मर्जी है, फालतू रेट मिले तो बाहर मंडी से बाहर भेज रहे। और केंद्र सरकार ने कहा कि हम कोई टैक्स नहीं लेने वाले। आप पंजाब को पूछो ना, पंजाब कितना ज्यादा टैक्स मंडी से बाहर भी वसूल रहा है, और केंद्र सरकार कह रही है कि मंडी से बाहर आप किसान से जो मार्केट कमेटी की फीस है वो मत वसूलो। सर, केंद्र ये कह रहा है, स्टेट ये कह रहा है। फिर हर चीज हम केंद्र स्टेट के ऊपर भी छोड़ने के लिए तैयार है कि स्टेट अपने लेवल पे कुछ चेंजेस करना चाहती है, वो भी करने के लिए तैयार हो गए। हर बात मानने के लिए तैयार है, लेकिन जो चीजें जिसके पक्ष में पहले बोलते थे, आज किसान यूनियन के प्रधान है टिकैत जी, आज से 2 महीने पहले इसी कानूनों में ये मांग करते थे, आज की नहीं, वर्षों से किसान नेताओं की, किसान यूनियन की ये मांग थी कि आप ये करो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में करो। आज जो अमेंडेड, जो बेस्ट एपीएमसी का है, सारी चीजों का वो कर दिया। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा इतना एलोकेट कर दिया इस फील्ड के अंदर। आज मेरी सब्जी खराब हो रही है बिना कोल्ड स्टोरेज के, अगर कोल्ड स्टोरेज मेरे को मिनिमम रेंट के ऊपर मेरी सब्जी रख लेगा 15 दिन के लिए, और वही 15 दिन के बाद थोड़ा सा रेंट पे करने के बाद अगर मेरी सब्जी दुगने तिगने रेट पे बिकती है, तो किसान को क्या नुकसान है?
ये एक भ्रमित किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। मैं समझता हूं कि वो अपना झूठ अब तक बेचने में सफल है, लेकिन मैं मानता हूं कि अंतिम विजय सच्चाई की होगी। किसानों को भला ही है इस कानून के अंदर, और मैक्सिमम किसानों को ये समझ में आ चुकी है, लेकिन हर कोई झगड़ा टालता है, वोकल होके नहीं बोलता। कितने ही मीडिया चैनल्स ने, कितने ही पत्रकारों ने, एक बात बता दो, किसके अंदर, इस कानून के अंदर आप जो बड़ी से बड़ी सजा मैं लेने के लिए तैयार हूं, कोई लिखा हो इस कानून के अंदर कि मंडी बंद हो जाएगी, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। MSP खत्म हो जाएगी, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। किसान की जमीन चली जाएगी, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। कुछ भी नहीं है इस कानून के अंदर। और आप एक बात और देखो, कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं कि बजट सत्र को चलने नहीं दिया जा रहा, कोई क्वेश्चन आवर। इस बार ये मैं आपको, मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन पार्लियामेंट के अंदर, ये डिटेल है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये डिटेल है ऑन रिकॉर्ड कि मेरे इस बार अपने लोकसभा क्षेत्र के कितने क्वेश्चन, 377 0 आवर अनस्टार्ट क्वेश्चंस कितने लगे हैं, लेकिन इन्होंने पार्लियामेंट सेशन नहीं चलने दिया। ऐसे ही अनेक लोग अपने अपने क्षेत्रों की बात नहीं रख पाए, ये एक बड़ी गलत बात है। उधर से आप पहले मांग कर रहे थे जब ये आंदोलन चल रहा था कि जल्दी सत्र बुलाया जाए, अब जब सत्र है तो सत्र चलने नहीं दिया जा रहा। ये जो डबल है ना, ड्यूल है अपोजिशन का। और अब आप देखिए, कोई ये नहीं है कि एक ही पार्टी कोई बीजेपी का विरोध करिए, सब पार्टियों का एक कॉमन एजेंडा हो गया है कि पहले किसी तरह से मोदी जी को नुकसान करो, फिर आपस में हम बांट लेंगे। पिछले 60 साल जब अपोजिशन का राज रहा, उस टाइम के बजट को देख लो, उस टाइम की डेवलपमेंट्स को देख लो, उस टाइम की रोड कनेक्टिविटी को देख लो, उस टाइम के हाईवेज का जितना भी निर्माण हुआ उसको देख लो। आज इतने जो मोदी जी का 6.5-7 साल का जो अब ये पूरा होने वाला है, उसमें आप देख लो, आप देखोगे कि 10 गुना ज्यादा इन 6-7 सालों के अंदर डेवलपमेंट हिंदुस्तान की हुई है। और जो एक हिंदुस्तान की एक छवि एक करप्ट कंट्री के रूप में विदेशों के अंदर थी, मोदी जी के आने के बाद हमारा देश उज्जवल हुआ है। मोदी जी के आने के बाद हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। तो आपको क्या लगता है कि जब कानून लाया गया तो कहीं ना कहीं कमी रही, प्रचार प्रसार समय रहते, किसानों के बीच में जाते, फायदे गिनाए जाते, नुकसान गिनाए जाते, इतने में जो है विपक्ष पार्टी ने उसको कैच कर दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कैच किया या हमारी कमी रही। देखिए, कोरोना काल था, कोरोना काल के अंदर जितनी कनेक्टिविटी लोगों की कम से कम रखने का वो था, सोशल डिस्टेंसिंग का था, गैदरिंग्स का नहीं था, तो उसमें है। बाकी कृषि कानून, ऐसे कई कानून पास होते हैं, ये जानबूझ के हाईलाइट किया गया क्योंकि आज कांग्रेस के लिए, किसी और विपक्षी दल के लिए अपने पक्ष में कहने का कुछ भी नहीं है। इन्होंने एक भेष बदलकर एक किसान का कंधा उपयोग करके इस मामले को ज्यादा हाईलाइट किया है। और मैं आपको बताऊं कि किसान इस बात को समझ चुका है काफी हद तक, और आगे आने वाले समय में और समझेगा। फिर उनको पता लगेगा कि उनका कौन मित्र था, कौन उनका भला चाह रहा था, और कौन राजनीति की आड़ में उनका बुरा करने का प्रयास कर रहा था, कौन लोगों को केवल और केवल वोट की चिंता है। ये बात मेरे किसान भाइयों को 100% अभी काफी हद तक समझ आ चुकी है। आगे कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने भी आरोप लगाया कि दीप सिद्धू जो है RSS का बंदा है और तभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। पिछले दिनों रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस करके बात कही, लेकिन अब तक आप समझते हैं कि मामला अगर दर्ज हुआ है तो गिरफ्तारी होनी चाहिए? रोज वो वीडियो अपडेट्स कर रहे हैं, फेसबुक पर धमकियां दी जा रही है, आपस में बातचीत की जा रही है। 100% गिरफ्तारी भी होगी जो जिनके खिलाफ हुआ है, और मेरे ख्याल उनके ऊपर तो मैं शायद सोशल मीडिया से ही जानकारी मिलती है, मेरे ख्याल 1 लाख इनाम भी उसके अंदर रखा है। सुरजेवाला जी का तो मैं हमेशा बहुत ज्यादा रिगार्ड करता हूं, क्योंकि इसलिए करता हूं कि वाकई में उनका काम बड़ी हिम्मत का काम है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़ा जिनके ऊपर जोक्स बने हैं, ऐसे व्यक्ति का बस्ता उठाकर उसके पक्ष में, राहुल गांधी जी के पक्ष में अपनी बात रखना, लोगों को कन्विंस करना बहुत बड़ी मेहनत का काम है। मैं तो सैल्यूट करता हूं सुरजेवाला। और आजकल वैसे भी सुरजेवाला जी बहुत फुर्सत में है, पहले जींद में गए थे और फिर उसके बाद कैथल अपने क्षेत्र से फ्री हैं और पूरी तरह से इसके फोकस है। और उनकी बातें कितनी अच्छी हैं, कितनी गंभीर हैं, आप सब लोग जानते हैं। अपने आप को ये धरती पुत्र कहते हैं, चाहे सुरजेवाला जी हो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा जी हो। आज इनकी संपत्तियों की जांच हो जाए, कितना इन्होंने किसानों के हक में कानून बनाए, ये एक वाइट पेपर हमारे सामने रख दें, ये बता दें कि हमने किसानों के हक के ये कानून बनाए थे और वो कानून हमारी सरकार ने वापस लिए।
और जो कानून हमने बनाए हैं उनमें ये खामी है। इसके ऊपर अगर थोड़ा ध्यान कर लें तो ज़्यादा उनका ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा आरएसएस और ये उसमें जाने की उनको मेरे ख्याल मेहनत करने की जरूरत नहीं। उन्होंने किसानों के लिए जो कुछ किया है वो ज़्यादा बता रहे। कांग्रेस ने अभी कल एक मीटिंग हुई है इनकी बहुत बड़ी पूरे प्रदेश भर की। हरियाणा के अंदर एक कैंपेन चलाने जा रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। आप क्या कहोगे, किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आपका, मैं वही कह रहा था। इनके पास अपना मुंह तो है नहीं, कांग्रेस वाला मुंह है नहीं, जो इनका भ्रष्ट चेहरा है, जो किसानों की जमीन ये लूट के बड़े बड़े बिल्डर्स को इन्होंने दे दी एक्वायर करके, उन घोटालों घपलों में ये फंसे हुए हैं। आज ये मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं, उन कानूनों को गलत बता रहे हैं जिन कानूनों के लिए ये बात करा करते थे, जिन कानूनों के लिए ये कमेटी बनाकर अपनी रिकमेंडेशन दिया करते थे। करा कुछ नहीं, आज बीजेपी ने कर दिया। और इनके पेट के अंदर दर्द है, ये एक बार नहीं 10 बार इकट्ठे हो जाए। आज जनता इनको 2 चुनाव के अंदर अच्छी तरह सबक दे चुकी है और अगले में भी आप देखना 100% अगर ये वोट की राजनीति करें। हम तो कहते हैं कि पॉलिटिकली लाभ हानि से ऊपर उठकर समाज का भला होना चाहिए। जब तक अभी तक हमारे जो बजट के अंदर 60% एग्रीकल्चर क्षेत्र का योगदान है, ये बढ़ना चाहिए, क्योंकि मोदी जी जल्द ही इसको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर कंट्री को ले जा रहे हैं। अगर ये हमारा कोरोना काल ना होता जिसमें हमें काफ़ी हुआ, हालांकि पिछली बार से बजट का फिर भी बढ़ाया गया, और अगले 10 सालों में 10 ट्रिलियन इकोनॉमी का उनका जो सपना है वो किसान की इनकम बढ़े बिना सफल नहीं हो सकता। पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट अगर आप आर्टिकल पढ़ते हैं, सबने कहा कि मोदी जी के कृषि कानून जो आए हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है, और मोदी जी ने जो इस बार का बजट लाया वो वर्ल्ड क्लास बजट लाया है कि एक कोई लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए ये कर दिया वो कर दिया, उस तरह का बजट नहीं है। जो एक्चुअल में इस इकोनॉमी को बूस्ट और स्ट्रॉन्ग करने वाला है, जो देश को आगे बढ़ाने वाला है, ये वो वाला बजट है। एक कई बार उन्होंने वो रह गया, एक बार कई बार पूछने की कोशिश की, बताइए सर। पिछले साल जो एजुकेशन बजट था वो 99,000 करोड़ था, लेकिन अब उसको घटा करके 93,000 करोड़ कर दिया। नहीं आप नहीं, आपने एक ही बता दिया एजुकेशन का। एजुकेशन के साथ स्किल भी जोड़ा गया इस बार। अगर आप देखें तो मैं आपको ये क्रिएटिव दे सकता हूँ, मेरे पास है। इस बार इसमें कौशल भी जोड़ा गया और उसमें एम्प्लॉयमेंट के अवसर बढ़े, ये भी जोड़ा गया, और परफेक्शन भी, प्रशिक्षण भी उसके अंदर जोड़ा है। कोरोना पैंडेमिक के जरिए 1% जो डिजिटल लर्निंग बढ़ी है, हाँ जी, लेकिन जो डिजिटल लर्निंग की पहले जो टेक्निकल बेस्ड लर्निंग थी, एजुकेशन थी, उसका बजट 300 करोड़ था, लेकिन उसको बढ़ा करके सिर्फ डबल किया गया, 650 करोड़ किया गया। हाँ जी, और आपने खुद ही मेरी बात का जवाब दे दिया। 80% जीएसटी के दायरे में टेक्निकल बिल्ड एजुकेशन को रखा गया है। कहीं ना कहीं सर जो 6,000 करोड़ घटाया गया, लेकिन सिर्फ 350 करोड़ बढ़ाया गया एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। क्या नहीं, अभी एजुकेशन का मेरी सुनिए, जितना डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है उससे आप ये देखिए कि एजुकेशन के ऊपर लागत भी कम आ रही है। इस बात को आप मानते कि नहीं मानते? आप एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन खोल के आप जाते हैं उसके अंदर पढ़ने के लिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में उसमें कितना है, और आप ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, कितना खर्चे का फर्क पड़ेगा। और आप ये देखिए कि अभी इसको केवल रोजगार उन्मुख एजुकेशन नया एक कंसेप्ट आया। वर्षों से जो हमारी शिक्षा प्रणाली चल रही थी, आप देख रहे थे कि हम सिर्फ एक क्लरिकल क्लर्क ही हम तैयार करते जा रहे थे और उतने रोजगार के अवसर नहीं आते थे। अब रोजगार परक एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सर आपने संबोधन में कहा था कि 75 साल की उम्र से बड़े जो बुजुर्ग हैं उनके लिए टैक्स फ्री उनको कर दिया गया है, लेकिन नहीं, उनको टैक्स फ्री नहीं किया गया, उनको रिटर्न से फ्री किया गया। टैक्स हाँ टैक्स से फ्री नहीं किया गया। लेकिन सर आपकी बात को बड़ा करें तो अगर हम भारत की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से देखिए, जो 75 वर्ष से जो बड़े बुजुर्ग हैं वो तो सिर्फ मुश्किल से 5-10 हजार बुजुर्ग है सर, जो कमा 5-10 हजार नहीं है, ऐसा नहीं, जो कमा रहे हैं सर, क्योंकि आप जिनकी प्रति व्यक्ति आय कम है उनसे तो आप इनकम वो कर नहीं सकते ना। नहीं सर, जितना भी है, मतलब जो ये रिलीफ दिया गया 5% है, 10% है या 20%, जितना भी उनको एक नया कंसेप्ट दिया कि अभी भी उनको 75 साल के बाद उनका जो इनकम आ रही है, सेट इनकम है, उसके ऊपर उनके ऑटोमेटिकली टैक्स डिडक्शन पहले है, तो उनको रिटर्न में जाने की जरूरत नहीं है। ये किया भाटिया जी, जब 750 रुपये सिलेंडर हुआ था तो भाजपा के नेताओं ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया था।
आज सिलेंडर जो है 735 पेट्रोल और सिलेंडर के लगातार डीजल बढ़ता जा रहा है। हाँ जी, अब लेकिन मैं उसमें ये कहना चाहूँ, जब पहले 750 सिलेंडर हुआ था तो आपने कहा कि अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया था। मैं भाई को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, क्या उज्ज्वला योजना के तहत उस समय 8 करोड़ सिलेंडर लोगों को फ्री दिए गए थे, गरीब लोगों को? क्या अभी इस बजट के अंदर 1 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शंस और एलोकेट किए गए? वो दिए गए थे क्या? आज इतने जो जन के तो पार्टी जो उज्ज्वला मतलब लोगों की जेब से उज्ज्वला सर, लोग मेरी आप सुनिए, हम दो भाई हैं, आप और मैं। आपके घर खाने को रोटी नहीं है, अगर मेरे से 2 रोटी लेकर आपको 2 रोटी दे दी, ये न्याय है? ये अंत्योदय की कल्पना को साकार करना कि नहीं है? या वो भूखा बैठा रहे, इसके 2 रुपए कम कर, इसकी 2 रोटी कम कर दी, अरे 2 रोटी कम करके आपको दे दी। इस तरह जन कल्याण की आप मुझे पहले बता दीजिए, कांग्रेस के समय में कौन सी योजनाएं थी? आज कितने गुना, कितने % उन चीजों को बढ़ा दिया, आने वाले समय में और रेट बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हर चीज डिजिटलाइजेशन की है, पहले पेंशन बढ़ती थी आदि, एक सेकंड, आज मेरे तू जवाब ही वीरा बुला देते अभी मैं क्या कह रहा था आप अभी हाँ, जो पहले पेंशन, हाँ जो पेंशन वो तो हो गया, जो पेंशन बढ़ती थी या जितने ये स्कूलों को बच्चों को कोई सुविधाएं मिलती थी, जिस तरह की सरकारी योजनाएं सुविधाएं थी, जैसे एक समय राजीव गांधी जी ने कहा था कि 15 पैसे ही आखिरी आदमी तक, एंड यूजर तक, जिस तक पहुंचना चाहिए 15% पहुंचता है, 85% बीच में नेता अधिकारी इस तरह के खा जाते। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला था, मुझे आज भी याद है। लेकिन आज मोदी जी ने उस 1 रुपए को सीधा 1 रुपए जेब में पहुंचाया, बैंक के माध्यम से डिजिटलाइजेशन किया। 1 रुपया सीधा, 1 रुपया चलेगा केंद्र से तो 1 रुपया सीधा खाते में एक बटन के अंदर पहुंचेगा। तो बहुत ज्यादा, अगर नीचे जाकर आप देखोगे तो बहुत बड़ा चेंज है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार को तलब किया कि इंटरनेट क्यों बंद किया? कोई बात नहीं, कोर्ट की मर्जी है। कोर्ट ने तो पहले भी तलब किया था कि आपने ये रास्ता क्यों खोद दिया, ये आपको याद होगा, कोर्ट ने पहले भी कहा था कि आपने रास्ता क्यों खोद दिया। तो फिर कोर्ट ने बोला, कोर्ट को, मैं कोर्ट के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, मेरे सवेरे आप कंटेम्प्ट डलवा दोगे, मैं आज जुड़ गया। लेकिन सरकार ने बोला कि आप हुक्म करो, हम ये रास्ते सारे चालू कर देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर देखना आपका काम है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर के निर्णय हैं, तो वो सरकार ने देखना है कि किसी तरह की अफवाहों का फैलाव ना हो। इंटरनेट किसी के विरोध में नहीं है, ये अफवाहों का फैलाव ना हो। एक इतना उबाल आया हुआ, इतना गुस्सा आया हुआ है, और एक झूठी खबर आ जाए कि फलानी जगह पर फलाना ये घटना घट गई, उसी वो घटना ना घटी हो और उस घटना के उबाल में 10 जगह और उसका इम्पैक्ट आ जाए उस घटना का, उस सोच के किया जाता है। हर चीज को मैं कहता हूँ शक की नजर से ना देखो, हर चीज को बुराई के चश्मे से ना देखो, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ये घड़ी टल जाए, ये संकट टल जाए। एक तो अभी हम कोरोना के संकट से निकले हैं, आगे ये एक और नया संकट आ जाए, ये संकट टल जाए, इसलिए हम सबको दुआ करनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए। आखिरी सवाल, आखिरी पूछ लो। आपने 8-9 महीने पहले करनाल की जनता से वादा किया था, आपको वादा याद होगा, कि आप 1 हफ्ते में 3 बार खुला दरबार लगाएंगे, लेकिन आपके कंधे पर काफी जिम्मेवारियां हैं। बड़ौदा उपचुनाव में आपकी ड्यूटी लगी, तीनों मेयर चुनाव में आपकी ड्यूटी लगी, जम्मू कश्मीर में आपकी ड्यूटी लगी, क्योंकि आप पे जिम्मेवारियां प्रदेश संगठन की काफी हैं। तो ना ही आपका कार्यालय करनाल में खुल पाया, 9 विधानसभाओं से वंचित रह गए आप, तो उस पर क्या लगता है कि कब तक आपके खुले दरबार लगेंगे? मेरी सुनिए, पहली बार मैं हर प्रेस के अंदर, एक तो ये दरबार शब्द मेरे नाम के साथ मत जोड़ो, ना मैंने दरबार लगाया ना मैं दरबार लगाऊंगा। दरबार किस बात का, कोई राजे महाराजे हैं जो दरबार लगाए? जन समस्या, जन संवाद है, जैसे मैं आपसे मिल रहा हूँ, जन संवाद है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, उस समय जब जन संवाद के कार्यक्रम चल रहे थे, यही सोशल मीडिया में कोरोना के कारण मेरी आलोचना भी काफी हुई, मेरी नाराजगी भी हुई, मेरे को शिकायत भी हुई कि संजय जी कोई ध्यान नहीं रखते। इतनी ज्यादा लोग उसके अंदर आते थे, आप खुद भी देखते। हाँ, मैं वही कोरोना काल के अंदर अभी। और दूसरा एक बात आपकी बिल्कुल सही है, संगठन का एक संस्कारी कार्यकर्ता होने के नाते जिस संगठन ने आज यहाँ तक पहुँचाया, थोड़ा सा दायित्व उस संगठन के लिए बनता है। अगर संगठन कहीं जरूरत महसूस करता है तो उसमें जाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है 24 आवर्स
मैं कोई ऐसा सांसद नहीं हूँ कि मेरे को दिल्ली से आना किसी का, मैं इसी संसदीय क्षेत्र में मेरा घर भी है जो 24 घंटे मेरा ऑफिस है, और 24 आवर ऑफिस मेरा एक और भी है। और मेरे जो ये साथी बैठे हैं यहाँ पर, इंद्री से प्रतिनिधि कश्यप जी बैठे हैं, यहाँ पर स्वयं मुख्यमंत्री जी, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, ये हमारी बहन रेणु बाला जी बैठी है, ये सब एक रूप ही तो है हम सब जगह। लेकिन फिर भी आप जनप्रतिनिधि हैं, अगर आप मोर्चा निरीक्षण करेंगे, सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो सुविधाएं बेहतर होंगी। मैं उस बात को, जैसे अभी ये सेशन खत्म होता है तो उसमें करते हैं, क्योंकि आप 1.5 महीना पहले SYL के धरने पर आए थे, उसके बाद आज आना हुआ है, लेकिन पब्लिक से मुलाकात कम हो पाती है। आप कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, लेकिन लोगों की नाराजगी है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल जायज, आपकी बात बिल्कुल जायज है। ये नाराजगी नहीं है, ये लोगों का प्यार है, उनकी एक सेटिस्फेक्शन होती है कि संजय जी से मिल लिया, संजय जी को बात करेंगे। प्यार में सर 5 साल पूरे हो जाएंगे, कोई बात नहीं, 5 साल नहीं पूरे होने देते, पूरे नहीं होने देते 5 साल। लेकिन अगर आप ऐसी दुआ ना दो कि 5 साल पूरे हो जाए, आप ऐसी दुआ ना दो। 5 साल पूरे, सरकार के 5 साल पूरे। अच्छा, कोई बात नहीं, जितना ऐसा है भाई साहब, मेरा कोई ऐसा दिन नहीं है जो मेरे जो ऑफिशियल अकाउंट है उसके ऊपर ना हो। जिस दिन से मैं सांसद बना हूं उस दिन से लेकर हर दिन की अगर आप देखेंगे, अगर डेट डालेंगे तो डेट पे आपको पता लगे उस डेट पे मैं अपने लोकसभा क्षेत्र की किस एक्टिविटी में था। कोई दिन ऐसा नहीं है, अगर मैं पानीपत में हूं, घर पे हूं, अगर सेशन के दिन नहीं है तो सवेरे ऐसा नहीं होता कि मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों से नहीं मिलता। करनाल में बैठने का कारण सिर्फ ये था कि करनाल वालों को पानीपत आने में दिक्कत ना हो, इसलिए। ऐसा नहीं है कि मैं लोकसभा क्षेत्र, अगर मैं करनाल में नहीं हूं तो मैं पानीपत नहीं, दोबारा कर देंगे। आप जो कह रहे हैं उसी आप कहेंगे, इसी गाइडलाइन से चलो, मैं उसी गाइडलाइन से। भाटिया जी, जो करनाल की सड़कें बनाएगी, एक साल पहले आपसे सवाल पूछा गया था, एज इट वाज। एक सेकंड, वीर जी कई बार पूछ चुके हैं, दसो। सड़कें सारी, जितनी भी सड़कें हैं, जितनी बनाई जा रही हैं, वो टूटती जा रही हैं। आज से 1 साल पहले भी आपसे सवाल किया था, आपने कहा था जांच करवाएंगे, कोई जांच नहीं। मैंने तो कोई ऐसा नहीं कहा होगा, यहाँ पे बैठे हैं मेयर जी, अगर कोई ऐसी कोई है, आपने पिछले साल भी 12 सड़कें पहले दिन ही आपको दी थी, लेकिन आज नहीं। 12 सड़कें आपने मुझे दी थी? हाँ, आपको ही दी थी। नहीं वीर जी, ये रखो मीडिया देखे सही बोलो। 12, अच्छा, वो 12 सड़कें ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ? बिल्कुल ਦਿਓ ਇੱਕ ਕਾਪੀ, ਹੁਣੇ ਸੈਂਡ ਕਰੋ, ਲਿਆਓ, ਹੁਣੇ ਦਿਖਾਓ। आज तो पहले तो नहीं ਦਿੱਤੀਆਂ, लेकिन भाटिया जी, आम जनता से जुड़ा मुद्दा है, लोगों के आशियाने तोड़े जा रहे हैं। जब वो कॉलोनी में जगह लेते हैं, बाकायदा रजिस्ट्री तहसीलदार करे और 10 जगह रजिस्ट्री चेक होकर तब आखिरी। सर, किसी तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई आज तक, जो अवैध रजिस्ट्री अगर से पहले लेते हैं। कल भी करनाल में काफी हंगामा हुआ, एक कॉलोनी जो अवैध कॉलोनी की लिस्ट में भी नहीं है, वहाँ व्यापारियों के गोदाम तोड़ दिए गए, और बाद में अगर सिफारिश पहुंची, बीजेपी की पार्षद पहुंची, तो वो 80% तोड़कर DTP साहब चलते बने। वैसे ये ना, मैं आपको, आप वैसे इसको मीडिया के ऑफ भी बात कर लेते ज्यादा, मैं इसकी बहुत जानकारी रखता हूँ। जो रजिस्ट्री हुई रिवेन्यू एक्ट के तहत, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि आप किसी भी सेल डीड को करने से कोई भी तहसीलदार मना नहीं कर सकता। ये मैं आपको एक्ट में बता रहा हूं। और जब रजिस्ट्री होती है, कभी भी प्लाट की रजिस्ट्री नहीं होती, कभी भी उस कॉलोनी के प्लाट के नाम से रजिस्ट्री नहीं होती। जितनी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है उनके नहीं, कृषि के नाम से होती है। कृषि भूमि इतने बटा इतने का भाग, अगर टोटल 10 एकड़ जगह है, उसका इतने भाग की रजिस्ट्री होती है, जितनी भी आप। लेकिन लोगों का कहना है कि जब बन रहा होता है तब क्यों नहीं आते, जब बन जाता है। बने हुए पे भी जाते होंगे, आप एक बात बताइए लोगों को, आपको क्या लगता है? मैं भी हूं कि अगर मैं अनऑथराइज कॉलोनी में प्लाट ले रहा हूं या ऑथराइज में ले रहा हूं, क्या आपको लगता है प्लाट लेने वाले को जानकारी नहीं है? अवैध कॉलोनी एक राइस चैलेंज में अगर 150 रजिस्ट्री मकान बेचे जा रहे हैं, अगर कोई नई कॉलोनी कटी हुई को भी आप चाहते हो कि वो अनप्लैन्ड डेवलप होनी चाहिए, आपका कहना ये है क्या? सर, कल जो डेवलप हो चुकी है, एक कल डेवलप कॉलोनी थी, सड़कें अच्छी बनी हुई थी, लेकिन उस पूरी कॉलोनी को सड़कें सरकारी बनी हुई थी नहीं, वहाँ पर अपनी बनी हुई थी। फिर अपनी बनी हुई को लोग अपने इलाकों में पहुंच नहीं पाते थे। बिजली का कनेक्शन कैसे सर, 10 एकड़ से 100 गज का प्लाट आ गया। मॉडल टाउन में ग्रीन बेल्ट कह रही है, उस पे सर आप बिजली का कनेक्शन बंद करवाना चाहते हैं? आप तो मकान ही तोड़ नहीं सर, आप बिजली का कनेक्शन बंद करवाना चाहते हैं? पानी के, देखिए
देखिए आप प्रश्न का ऊपर जी प्रश्न का उत्तर ले लो। आप मेरे ख्याल बहस ना करें, प्रश्न का उत्तर ले लो। प्रश्न का उत्तर ले लो मेरे वीर जी, प्रश्न का उत्तर ले लो। मैं देना चाहना तुसी पूरा तो होने दो। मैं देना चाहना जो मुझे कानून की नॉलेज है मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ कौन सी कॉलोनी टूटी है, यहाँ कौन सी कॉलोनी पे कार्रवाई होने वाली है, मैं ईमानदारी से कहता हूँ मुझे पता नहीं है। मैं आपसे एक्ट डिस्कस कर रहा हूँ, एक्ट डिस्कस कर रहा हूँ। जो आप बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, ये एक बेसिक है, जीवन है। वो मकान उसका ठीक बना गलत बना उसको नहीं रोकना चाहिए, उसकी रजिस्ट्री ठीक हुई गलत हुई उसको नहीं रोकना चाहिए। लेकिन न्यूली डेवलप्ड कॉलोनी रोज ही आप अनप्लैंड करने से, अब मेरी सुनो, अनप्लैंड कॉलोनी है, कॉलोनाइजर ने अपने फायदे के लिए 10 फुट की गली छोड़ दी और 10 फुट की गली के अंदर, भाई साहब 2 मिनट, 10 फुट की गली के अंदर आपने मकान बना लिया। इन केस ऑफ एक्सीडेंट, इन केस ऑफ फायर, क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ी उस गली के अंदर घुस पाएगी? आप 10 फुट की गली छोड़ते हैं, 6-6 फुट के रैंप बना लेते हैं, आदमी का निकलने का हमें जीवन। सर ऐसी ही कॉलोनी को बीजेपी सरकार ने फिर अप्रूव कैसे कर दिया? सर एक जो पहले से उसमें देखिए ऊपर आप लोग अप्रूव करते हैं, उसका जवाब देता हूँ, उसका जवाब देता हूँ, उसका जवाब देता हूँ। जब सर मैं बता रहा हूँ आपको, जब सर आप अभी उनका जवाब दे दूंगा, नहीं तो उनकी अवमानना हो जाएगी। अगर उनका जवाब ना दिया तो अवमानना हो जाएगी। आप ही सुनो, अगर मोर देन 50% कंस्ट्रक्शन होगी और सरकार ने कहा कि अब लोग बस चुके हैं, अब सारे सबको तोड़ें क्या, उजाड़ दें क्या? जब एक लोगों की मांग आई कि एक नई डेवलप ना होने दो आप, तब आप लोग ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल करते हो कि नई डेवलप मत होने दो, जो पुरानी है अब इनको रेगुलराइज कर दो। वो पुरानी रेगुलराइज हो गई क्या? वो गलत हुई क्या? वो पुरानी रेगुलराइज भी समाज की इच्छा थी, मांग थी, इसलिए की गई। सर एक आखिरी सवाल है, उसके बाद किसी आप सवाल है। आखिरी सवाल, आज आखिरी बताओ। हाँ जी, हाँ जी। आज तक एक भी कॉलोनी जिसमें पीला पंजा चला और वो डेवलप ना हुई हो, इसका रिकॉर्ड आप मीडिया को बता के प्रशासन सर कि जहां पर पीला पंजा चला था उसके बाद आपने वो बनने नहीं दी, उसके बाद वहां पे और ज्यादा प्लाट बिकते हैं। सर एक बात सुनो, कानून अब इसी के साथ चलो इकट्ठे कर लो सारे। सर वो ये है कि जितनी भी अवैध कॉलोनियां कटी हैं उनके बिल्डर्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, एक भी बंदा अरेस्ट नहीं हुआ आज तक। और कॉलोनाइजरों का माने कहते हैं 1-2 जगह पीला पंजा चल जाए हमारे लिए काला टीका साबित होता है, क्योंकि 1-2 जगह तो आपकी मेरे ख्याल बहुत बातचीत अनऑथराइज्ड जो अवैध कॉलोनाइजर है उनके साथ बहुत बातचीत होती है। सर लोगों से इनको काले टीके वाला भी पता है, मतलब खूब मेल जोल है। नहीं होते को तो कह रहे हैं खूब कुछ लिमिटेड जगह। अरे सुनो भाई साहब, देखो कानून एक, आप देखो, आप भाई की तरह बात कर रहा हूं मैं। कानून प्रेशर करने के लिए, आगे गलती ना हो उसके लिए बनाए भी जाते हैं, दबाव बनाने के लिए बनाए जाते हैं। उस कानून को लोग उस बात से डरें कि यार ये मेरा बना बनाया मकान का नुकसान हो जाएगा। 1-2 एग्जाम्पल सेट होते हैं, क्या 100 के 100, 50 के 50 हमें तकलीफ नहीं है क्या? किसी का मकान गिरता है, उसकी जीवन की गाढ़े खून पसीने की कमाई है, लेकिन आगे उस पर रोक कैसे लगे, ये सिर्फ वो एक्सरसाइज है और कुछ नहीं। हम सब अनऑथराइज्ड एरिया डेवलप कराने के हक में है या विरोध में? ये सर हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई कॉलोनी कटी है, आपने कहा कि एग्रीकल्चर लैंड की रजिस्ट्री नहीं, आप सब लोग अनऑथराइज्ड एरिया डेवलप कराने के पक्ष में। जब बनाने जाते तब रोका जाए। अच्छा बनाने सुनो, अच्छा सुनो, बनाने के लिए, रोकने के लिए, गिराने के प्रोसेस के अंदर मान लो 2 दिन 4 दिन 5 दिन लग गए, तो ये पता है 2 4 5 दिन अगला लंटर लुंटर पा के ते सफेदी करके अपना पार करता है काम। आपके सामने ही है, एक साल बाद। और सुनो 1 साल बाद है तो मैं कहता हूं कि गलत है, 1 साल बाद है तो गलत है। एज ए ले मैन बोल रहा हूं मैं, आज सांसद के नाते, अगर 1 साल पहले जो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और आज उसको कोई गिराने जाता है तो मैं उसको गलत, उसे सुनो अगर कोई है तो केस ऐसा मुझे दे दो, मैं उसका पक्ष रख दूं। उसका दूसरा तरीका वीर जी, उनका दूसरा तरीका मैं दस देना। अगर 1 साल पहले कंस्ट्रक्शन हो चुकी है तो उसको बकायदा नोटिस होता है, और नोटिस वो चलान टू कोर्ट होता है। कोर्ट के अंदर सेक्शन 235 था पहले हमारे टाइम में म्युनिसिपल एक्ट में, आज कोई टाउन प्लानिंग में 1963 पंजाब रोड्स एंड शेड्यूल एक्ट है, उसके तहत जो भी एक्शन बनता है वो कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। 1-2 साल पहले बिल्डिंग बन चुकी है और आज उसको आप तोड़ने अधिकारी करते हैं अपनी मनमानी। अगर कल कोर्ट के थ्रू अगर कोई ऐसा केस है
जिसमें कल वाला मैं खुद वहां पर जिसमें अधिकारी कार्रवाई कराएंगे तो सर, जिसमें अधिकारी ने पिक एंड चूज की है, मनमानी की है। कल मैं उपल जी, आपने मेरे से एक बार बजाज चिट फंड वाला इशू लिया था, मैंने वो पार्लियामेंट के अंदर उठाया। मैं आपको इसी तरह, अगर इस तरह का कोई है जिसमें कोई अधिकारी की मनमानी है या कोई इस तरह का विषय है, आप पर्टिकुलर केस मुझे आप दीजिए, मैं 100% उसकी लड़ाई करूंगा। कल वाले केस में सिर्फ एक ये है सर, कल वाले केस की एक रिप्रेजेंटेशन मेरे को अभी दे दीजिए, इस प्रेस के बाद दे दीजिए। भाटिया जी, सिर्फ एक सवाल आपसे, अब मैं उन्हें आखिरी करके कही